हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 022 का ब्लॉक 3 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने अब तक जितनी भी अप्रोचेस की बात की, जितनी भी हमने काउंसलिंग की टेक्निक्स की बात की है, उन सबको हम थोड़ा यहाँ पे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे अप्रोचेस के अंदर कि जो काउंसलिंग है उसका प्रोसेस क्या होता है। काउंसलिंग इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड हेल्प्स द क्लाइंट्स टू बिकम मोर सेल्फ डायरेक्टिव एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। जो हम काउंसलिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें काउंसलर होता है, क्लाइंट होता है, दोनों की इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होती है उसके बेस के कारण क्या होता है कि जो क्लाइंट को हेल्प मिलती है, खुद को सेल्फ डायरेक्शन के लिए उसको हेल्प मिलती है और अपने आप वो खुद को क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल बना पाता है। तो इस टाइप से इन्होंने बताया है जो सिंपल जो काउंसलिंग का प्रोसेस में हम क्या करते हैं। अब वो कह रहे हैं जो इफेक्टिव काउंसलर्स होते हैं स्क्रूटिनाइज theories for its effectiveness and match them to personal beliefs about nature of people and change। जो डिफरेंट तरह की जो टेक्निक्स होती हैं, थियोरीज होती हैं, उनको वो क्या करते हैं, स्क्रूटिनाइज का मतलब क्या है, वो देखते हैं, छांटते हैं, चूज करते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम है और किस तरह की प्रॉब्लम के लिए किस टाइप की काउंसलिंग टेक्निक की ज़रूरत है। आगे इन्होंने क्या किया कि इनको जो जितनी भी अप्रोचेज हैं उनको डिफरेंट 4 भागों में इन्होंने क्लियर किया है। नंबर 1 पे साइकोडायनामिक, जिसमें हमने सिगमंड फ्राइड की और एडलर की थ्योरी की बात की थी। इन्होंने क्या किया कि इन दोनों थ्योरीज को साइकोडायनामिक के साइको एनालिसिस में बांट दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अफेक्टिव में, जहाँ पे हमें हमारा इमोशनल जो क्लाइंट की इमोशनल अटैच होती हैं कि जिसके कारण उसके बिहेवियर में चेंज आता है। तो उसमें कौन से होती है, क्लाइंट सेंटर्ड या पर्सन सेंटर्ड, एग्जिस्टेंशियल और गेस्टॉल्ट। ठीक है, ये 3 कौन सी आते हैं अफेक्टिव पार्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं बिहेवियरल में जो हमने किया था बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर, जैसे हमने कहा था कि कैसे हम अनडिजायर्ड बिहेवियर को हम डिजायर्ड बिहेवियर में मॉडिफाई करते हैं। क्योंकि हमारा जो बिहेवियर, ये जो थ्योरिस्ट होते हैं क्या मानते हैं, जो बिहेवियरिस्ट क्या मानते थे, जो हमारा जितना भी बिहेवियर होता है डेट इज एक्वायर्ड, जो हम यहाँ पे एक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं। देन कम टू कॉग्निटिव में क्या होता है, हमारा जहाँ पे कॉग्निशन इन्वॉल्व होता है, थिंकिंग हमारी इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे हमने RET की बात की थी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी की बात की थी, एंड कॉग्निटिव में एरनबैक की बात की थी, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की बात की थी। ये सारी थ्योरीज किस में आती हैं, हमारी कॉग्निटिव में आती हैं। अब इनको हम डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करें थ्योरेटिकल अप्रोचेस में, क्या है साइकोडायनामिक क्या होता है, जिसमें हमने सिगमंड फ्राइड की बात की थी कि 1800 में एंड अर्ली 1900 में क्या हुआ था। जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, उन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी थी, जिसके अंदर हमने क्या की है, डिफरेंट तरह के माइंड्स की बात की थी, मोटिव्स की, ड्राइव्स की, कॉन्फ्लिक्ट्स की, इम्पल्सिस की, जो हमारे और क्या हमने क्या कहता है, जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होती हैं। काफ़ी डिटेल में हम इसको अपने अर्लियर मॉड्यूल में भी पढ़ चुके हैं। एंड वेरियस एडेप्टिव एंड मेल एडेप्टिव ईगो, हमने इसमें ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात की थी, कैसे हम ईगो को डिफेंड करने के लिए डिफरेंट तरह के डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं to avoid the reality, or are used to deal with the unresolved conflicts, needs, wishes and fantasies that contribute to both normal and abnormal behavior। फिर हमने बात की थी कॉन्फ्लिक्ट्स की। इनके जो सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कब होते हैं, जब हमारे जो कॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, उन दोनों के आपस के अंदर जब क्लैशेस होते हैं, उस कारण से क्या होता है, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, जिसके कारण से हमारे क्या होता है, मेंटल डिस्टर्बेंसेस होती है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। फिर बिसाइड द इनहेरिटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी, उन्होंने पर्सनैलिटी की जो बात की थी, ईगो सुपर ईगो की बात की थी, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी, ईड ईगो के उन्होंने फिर ये भी कहा था कि कैसे ईगो में और ईड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता है, कैसे सुपर ईगो के बेस पे हमारे को काम करना पड़ता है, मोरालिटी जो हमारी क्या कहती है, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी पढ़ चुके हैं इसके में। तो इन्होंने क्या है कि बिसाइड द इनहेरिटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी, अर्ली एक्सपीरियंस जो हमारे जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स से बचपन में प्यार सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो क्या करता है कि उसी एज में जो एक पर्टिकुलर एज में उसको जो एक्सपीरियंस होता है वो उसी में स्टक होकर रह जाता है, आगे वो नहीं पढ़ पाता, आगे वो नहीं बढ़ पाता, जिस कारण से उसको क्या होता है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो होने से वो एक पर्टिकुलर एज में ही वो स्टक हो जाता है। हमने डिफरेंट तरह की स्टेजेस की भी बात की थी, ये सारा आप उसमें कर सकते हैं यहाँ पे मेंशन। तो इसमें क्या कहा, अब उन्होंने क्या कहा कि
इसकी जो पूरी जो थ्योरी जो हमने अब तक पढ़ी है उसको इन्होंने थोड़ा ब्रीफ में यहाँ पे दिखा दिया, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ काउंसलर। ऐसे में सिगमंड फ्राइड क्या कहते थे कि रोल ऑफ काउंसलर क्या होता है कि टू एनकरेज द क्लाइंट्स टू टॉक वट एवर कम्स टू देयर माइंड, जिसमें हमने फ्री एसोसिएशन की बात की थी। इसमें क्लाइंट को इनक्रेज किया जाता है कि जो भी उनके माइंड में आता है वो बताएं, स्पेशली द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उन्होंने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा बात की थी। और अनकॉन्शियस, क्योंकि जो हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, क्योंकि वो रूट कॉज को मालूम करना चाहते थे, जो चाइल्डहुड में जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें हम एक स्टेज में फंस जाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, हमारे जो बिहेवियर आज हम जो करते हैं उसके पीछे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में जो क्या हुआ था हमारे साथ, उनको वो उनके अंदर वो जानना चाहते हैं, उस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर एंटर करके, और उन सब चीज़ों को वो क्लाइंट की हेल्प करते थे, एनकरेज करते थे कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो हेल्प क्लाइंट्स टू गेन इंसाइट, जिससे कि क्लाइंट को इंसाइट हो सके बाय रिलीविंग एंड वर्किंग थ्रू द अनरिजॉल्व पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट कम टू द फोकस ड्यूरिंग सेशंस के दौरान उनके जो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जो कि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस थे जो कि अनरिजॉल्व थे, उनको उनमें उनकी हेल्प करके, ताकि जो क्लाइंट है उसको इंसाइट मिल सके। एंड एनकरेज ट्रांसपेरेंस किया जाए। ट्रांसपेरेंस में क्या था, उसको दिया कि ओपन माइंड से फ्रीली वो जो बोल सकता है उस चीज़ को, अपनी जो फीलिंग्स है उनको क्या करे, प्रोजेक्ट करे, बताए, in order to help clients that realistically with unconscious material। के गोल्स क्या होते हैं, गोल्स ऑफ साइको एनालिसिस के क्या होते हैं, वेरी अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स, बट फोकस इज मेनली टू रिकन्स्ट्रक्ट द बेसिक पर्सनैलिटी, जो उसकी बेसिक पर्सनैलिटी है उसके ऊपर कॉन्शियस माइंड क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसके ऊपर मेन फोकस किया जाता है। एंड द प्राइमरी गोल इज टू हेल्प द क्लाइंट बिकम अवेयर ऑफ द, कि जो क्लाइंट है उसकी हेल्प करना कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, उसके पर्सनैलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें उन्होंने सिगमंड फ्राइड ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। फिर क्या था, अनकॉन्शियस, जब हमारा अनकॉन्शियस माइंड है इसमें क्या होता है, हमारी रिप्रेस मेमोरीज होती हैं, हमारी विशेज़ होती हैं जो कि बहुत पेनफुल होती हैं एंड थ्रेटनिंग होती हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था, जैसे हमने क्या क्या प्राइमरी गोल, एक तो हमारा ये गोल हो गया, ठीक है, जिसमें हमारा को इंसाइट करनी है और जिसमें हमारे को अनकॉन्शियस माइंड के अंदर एंटर करना, जिसमें हमारी रिप्रेस मेमोरी है, हमारी विशेज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं, थ्रेटनिंग होती हैं, जिसको जो क्लाइंट होता है अपने आप वो हैंडल नहीं कर पाता। सेकेंड कौन सा होता है, सेकेंड गोल कौन सा, कि हेल्प क्लाइंट वर्क थ्रू ए डेवलपमेंटल स्टेज नॉट प्रीवियसली रिजॉल्व, ऐसी डेवलपमेंटल स्टेज में जिसमें वो स्टक हो गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया, उसमें उसको में उसकी हेल्प करके, सॉल्व करके, रिजॉल्व करके आगे बढ़ना। वर्किंग थ्रू unresolved developmental stage requires major reconstruction of the personality. Once these conflicts are resolved, client become more productive। जब उसके ये रिजॉल्व हो जाते हैं जिस टाइप के जो उससे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो क्या होता है, क्लाइंट जो होता है मोर बिकम मोर प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग। थर्ड हम बात करते हैं स्ट्रेंथन द ईगो, अपनी ईगो को स्ट्रेंथन करना, दैट सो दैट बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द रियलिटी, क्योंकि हमारा ईगो क्या होता है, हमारा जो रियलिटी प्रिंसिपल पे होता है, लेकिन हमारा जो मन क्या कहता है, बच्चे की तरह जिद करता है, इड की तरह करता है, लेकिन हमारे को सुपर ईगो क्या कहते हैं, नहीं, हमारी मोरलिटी क्या कहती है कि नहीं, हमें काम नहीं करना चाहिए, जो एक्चुअल में वही करना चाहिए। तो इस कैसे उन्होंने क्या किया, अपनी ईगो को, यानी हमारे को जो रियलिटी है उसको फेस करना आना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, फोकस ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल रादर देन, हमें फोकस किस पे नहीं करना चाहिए, ना तो प्लेजर पे करना चाहिए, है ना, कि हमारे को जो भी हमारे सामने फेस हमें करना है, जो रियलिटी है, जो ईगो है, हमें उसके लिए क्लाइंट को तैयार करना चाहिए, उसके जो ईगो है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो ये हमारे क्या रहते हैं इसमें गोल्स। देन कम टू टेक्निक्स, प्री एसोसिएशन। प्री एसोसिएशन में क्या होता है, क्लाइंट को पूरा मौका दिया जाता है कि अपने उसके जो भी माइंड में आ रहा है उसको अनइंटरप्ट किए, बिल्कुल उसको बिना उस पर पॉज लगाए, जो दिमाग में आता है उसको बोले। साइको एनालिस्ट मेक द क्लाइंट लाई ऑन द काउच एंड रिमेन्स आउट ऑफ व्यू, जिसमें वो यूजुअली सीटेड बिहाइंड द क्लाइंट्स हेड एंड मोटिवेट्स देम टू रिकॉल, अपन जो आराम से उनको जो है काउच पे बिठा के, ताकि वो कंफर्टेबल हो सके। उसके बाद जो उनके माइंड में आता है, हेड में आता है, उस चीज़ को अपने जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करे, जो भी उनके दिमाग में आता है इमोशनली, ताकि जो है उनके मालूम हो सके कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। एंड द क्लाइंट स्पीक वट एवर कम्स टू द माइंड, जो भी उनके दिमाग में आता है बोलते हैं क्लाइंट। कई बार उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत सिली लगता है, उनको इरेशनल लगता है, पेनफुल लगता है, इवन देन दे आर गिवन द चांस, दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक वट एवर कम्स इन टू देयर
माइंड एट टाइम्स। कई बार क्या होता है, जो क्लाइंट होता है रेसिस्ट करता है, वो जो ऐसे आइडियाज़ को जिनको वो नहीं बोलना चाहता उनको जो है, क्योंकि वो चाइल्डहुड की एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रिप्रेस्ड हैं, तो कई बार उनको अनब्लॉक करने में, उनको बहुत अपने थॉट्स में अनकॉन्शियस मटेरियल को कॉन्शियस मटेरियल में लाने में कई बार वो रेसिस्ट करते हैं, जिसमें उसको जो काउंसलर क्या करता है उसकी हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ फ्री एसोसिएशन, कि अपने जहाँ पे वो रेसिस्ट करता है उस पर फोकस करते हैं, ताकि आप बोलो जो भी आपके दिमाग में आता है बोलो ताकि ऐसा करने से जो है काउंसलर को भी हेल्प मिलती है कि उसकी जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम को समझने में, उसमें इंसाइट को गेन करवाने में। देन कम टू ड्रीम एनालिसिस। इसमें क्या होता है, जो ड्रीम्स होते हैं, जो भी क्लाइंट कहता है कि जो आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे जो है ड्रीम आते हैं, तो वो काउंसलर उसकी हेल्प करते हैं कि बताइए आपको किस टाइप के ड्रीम आते हैं। और ड्रीम क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है लेटेंट, होता था मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट कौन से होते हैं, जिसमें ऑलरेडी एकदम क्लियर्ड होता है कि मालूम कि मैंने रात को ये देखा, तो यानी जिनमें एकदम विजिबल होते हैं, जो एकदम क्लियर, जिनमें जो मीनिंग होता है एकदम क्लियर होता है। सेकंड कौन होता है, लेटेंट। लेटेंट में क्या होता है, काउंसलर सोचते हैं, उससे पूछते हैं कि आपको समझ में आ रहा है बताइए आपको, ताकि जब बताते हैं तो उससे जो है क्लाइंट काउंसलर को हेल्प मिलती है उनके जो ड्रीम्स हैं उनकी हिडन मीनिंग को जानने की। द थेरेपिस्ट वर्क्स टू अनकवर द डिस्गाइज मीनिंग दैट आर इन द ड्रीम थ्रू। जिसमें क्या होता है, जो डिस्गाइज जो लेटेंट होते हैं उनमें जो डिस्गाइज मीनिंग होता है उनको वो समझते हैं और उनमें उनके ड्रीम को वो इंटरप्रेट करते हैं। जो इंटरप्रेट करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हैज़ द क्लाइंट एसोसिएट टू द एलिमेंट्स ऑफ द ड्रीम इन द ऑर्डर टू विच दे अकर्ड। जब उसको ड्रीम आया था तो जो क्लाइंट था उसने अपने आप को एसोसिएट किया था उन ड्रीम के साथ जो उस समय आए थे। मेक द क्लाइंट एसोसिएट टू ए पर्टिकुलर ड्रीम। क्लाइंट को उस पर्टिकुलर, अगर नहीं उसको समझ में आ रहा तो उसको इस लाइक बनाना, उसको एसोसिएट करवाना कि आप जो बता रहे हो ड्रीम उसमें अपने आप को एसोसिएट करो, बताओ कि वो कितना एसोसिएट है, नहीं है तो उसको एसोसिएट करवाया जाता है ताकि वो समझे कि उसको क्या आया था, कौन सा ड्रीम आया था, ताकि ऐसा करने से काउंसलर को भी हेल्प मिलती है। फिर डिसरिगार्ड द कंटेंट ऑफ द, ऐसा कंटेंट जो ड्रीम का जो कि बेकार होता है, जो कि काम का नहीं होता, उसको डिसरिगार्ड करना। एंड आस्क द क्लाइंट व्हाट इवेंट्स ऑफ द प्रीवियस कुड बी एसोसिएटेड विद द ड्रीम। और क्लाइंट को कहा जाता है कि जो ऐसी आपका जो ड्रीम आया आपको रात को, आप ये बताइए कि जो ये ड्रीम आया है जो उसमें ऐसी कौन सी इवेंट्स थी जो आपके जो है दिमाग में चल रहा है, वो आपके ड्रीम से अटैच थी। अवॉइड गिविंग एनी इंस्ट्रक्शन। अपने आप कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है और क्लाइंट को खुद बोलने पे, खुद जो क्या वो कह रहा है उसके ऊपर फ्री छोड़ देना चाहिए। विद एनालिसिस ऑफ ट्रांसपेरेंस। ट्रांसपेरेंस में क्या होता है, उसको ट्रांसपेयर करना, अपनी जो प्रोजेक्शन करना कि ट्रांसपेरेंस द प्रोसेस वेयर बाय इमोशंस आर पास्ड और डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। जिससे उसको लगता है क्लाइंट को प्रॉब्लम थी, या अगर किसी क्लाइंट को अपने जो बच्चा था उसको अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम हुई थी, तो उसको ये कहा जाता है कि मान लीजिए मैं ही आपका पेरेंट हूँ, काउंसलर उनको क्या कहेंगे कि मैं ही आपका पेरेंट हूँ, अब बताइए अपनी फीलिंग्स को आप कैसे डिस्प्लेस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, डिस्प्लेस किया जाता है अपनी फीलिंग्स को, ताकि जो उसकी जो हेल्प हो सके क्लाइंट की, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, किस कारण से उसको जो है जब वो प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें उसको हेल्प मिलती है काउंसलर को समझने में जो उनकी प्रॉब्लम है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीलिंग टुवर्ड्स अदर्स, यूजुअली द पेरेंट। ज़्यादातर क्या होता है पेरेंट्स, क्योंकि हम चाइल्डहुड मेमोरीज की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा केस में क्या होता है जो क्लाइंट होता है उसका पेरेंट्स से ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई होती है, जहाँ पे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, रीइंफोर्स नहीं करते, इग्नोर करते हैं, वट एवर। जैसे कई वर्किंग जो होते हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग होने से कई बच्चों को इग्नोर भी कर देते हैं। देयर सो मेनी इश्यूज। तो इस टाइप से क्या होता था एनालिसिस, जो एनालिसिस में कौन होता है, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो होता है, जो थेरापिस्ट होता है, एनकरेजेस द ट्रांसपेरेंस एंड इंटरप्रेट द पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग एक्सप्रेस। जो भी पॉजिटिव फीलिंग को एक्सप्रेस करता है या कोई भी वो जो नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है उनके बारे में उनको इंक्रीज किया जाता है, उसको ट्रांसपेरेंस करने में। द रिलीज ऑफ द फीलिंग्स इज थेराप्यूटिक एंड मोर ओवर द एनालिसिस इंक्रीज द क्लाइंट्स सेल्फ नॉलेज। ऐसा करने से क्या होता है, उसको जो क्लाइंट की सेल्फ नॉलेज होती है, वो अपनी फीलिंग को रिलीज़ कर पाता है। कैथारसिस, इसमें हमने आपको याद होगा हमने कैथारसिस की भी बात की थी, उसमें भी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कैथारसिस में, कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने की। ठीक है, ये इसी में आता है ट्रांसपेरेंस में। कई बार क्या होता है, हमने काउंटर ट्रांसपेरेंस की बात की थी, कई बार क्लाइंट तो कर ही रहा है अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट एज, जिससे उसको प्रॉब्लम होती है, जो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज में कहीं ना कहीं स्टक हुआ होता है वो। लेकिन कई बार क्या होता है, काउंसलर भी उसी ढंग से उसके साथ बिहेव करना शुरू करता है। मान लीजिए क्लाइंट जो है जिसको अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है कि काउंसलर को अपना पेरेंट मान के अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करता है। लेकिन साइड बाय साइड क्या होता है, काउंसलर भी कई बार क्या होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, उसको एज ए पेरेंट
जब वो ऐसे कर रहा होता है, अपनी फीलिंग्स को बोल रहा होता है, तो वो भी उस रंग से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं काउंटर ट्रांसपेरेंस, विच इज़ वेरी एसेंशियल, जो कि नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ द थेरेपी काउंसलिंग। काउंसलर को अपने आप को वैसे ही बनाए रखना है, उसको उसी रंग से रिस्पेक्ट देनी है क्लाइंट को, उसको एम्पैथी भी रखनी है, उसको उसकी हर बात को समझना भी है उसको, क्योंकि उसको इंसाइट गेन में उसकी हेल्प करनी है, सफरिंग से उसको हीलिंग में लेके आना है। देन एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है, जहाँ पे क्लाइंट रुकता है अपनी फीलिंग को लाने में, डिप्रेस थॉट होते हैं उनको सरफेस में लाने में रुकता है, उनको रेसिस्ट करता है, यानी ब्लॉकिंग, उसको क्या कहते हैं, उसके ऐसे थॉट जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, है ना। ऐसे में उसकी हेल्प करना कि ताकि वो क्लाइंट को हेल्प करना, उसको जो भी आपके दिमाग में आ रहा बोलो, फ्रीली बोलो फ्री थ्रू डूरिंग जो है फ्री एसोसिएशन। उसको रिफ्यूज़ जहाँ पे कई ऐसे ड्रीम्स होते हैं जहाँ पे वो नहीं लाने देना चाहता, तो उसकी हेल्प की जाती है कि अपने उन जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं उनको रेसिस्ट मत करो, उनको जो है बाहर लाने में हेल्प की जाती है। द काउंसलर एडुकेट द क्लाइंट, क्या करता है, अबाउट हाउ टू बेटर वर्क विद द अनकॉन्शियस मटेरियल एज अपोज टू रेसिस्ट, जहाँ पे वो रेसिस्ट करता है उसके अपोज किया जाता है, उसको हेल्प की जाती है जो अपना अनकॉन्शियस मटेरियल है उसको कॉन्शियस में लेके आओ। देन कम टू इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, जो भी क्लाइंट बोल रहा है उसको बाद में उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि जो एनालिस्ट होता है यानी जो काउंसलर होता है प्रोवाइड्स द क्लाइंट विद इंटरप्रिटेशन अबाउट द साइकोलॉजिकल इवेंट्स दैट वर नीदर प्रीवियसली अंडरस्टूड बाय द क्लाइंट नॉर वर मीनिंगफुल। जो भी उसके दिमाग में चल रहा था, जो उसको लग रहा था कि कोई चीज़ मीनिंगफुल, क्योंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी क्लाइंट से बातचीत करके जो काउंसलर को समझ में आता है, जो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, उसको फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है। द साइको एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन एनकम्पसेस explanations and analysis of the client's thoughts, feelings and actions, meaningful statement of the current conflicts and historical factors that influence them। तो इस टाइप के जो क्या होते हैं, सारे के थॉट के बारे में, एक्शन के बारे में, मीनिंगफुल स्टेटमेंट, जो करंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सबको एक्सप्लेन किया जाता है। इंटरप्रिटेशन मस्ट बी वेल टाइम, लेकिन जो इंटरप्रेट करना है वो डेट शुड बी वेल टाइम, उसका समय ये नहीं है कि ज़्यादातर ये क्या होता है, जब क्लाइंट अपना सब कुछ बता चुका होता है, अपने जो है अपनी जो हिस्ट्री के बारे में, या जो कॉन्फ्लिक्ट होता है अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है बता चुका होता है, उसके बाद इंटरप्रेट किया जाता है। कई बार क्या होता है, अगर काउंसलर जो बता रहा होता है तभी उसको इंटरप्ट करके और उसके एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्लाइंट होता है उसको प्रॉब्लम होती है, वो रेसिस्ट करना शुरू कर देता है, एंग्जाइटी हो जाती है, उसको स्ट्रेस में आ जाता है। तो उन्होंने क्या कहा है कि इट शुड बी टाइमली, जो इंटरप्रिटेशन होते हैं शुड बी डन विद कीपिंग इन माइंड द टाइम व्हेन इट शुड बी जो है given to the client. If it is employed early, अगर इसको अर्ली की जाती है, it may drive away the client as the client may not be prepared because of anxiety। तो क्या होता है, ये क्लाइंट की को हेल्प करने की वजह उसको जो थेरेपी उससे दूर ले जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ इट इज़ नॉट यूज्ड एट ऑल, अगर कोई यूज़ ही नहीं किया जाता, इनफ्रिक्वेंटली द क्लाइंट मे फेल टू डेवलप। अगर इसको एक तो उसको जो है अगर हम टाइम पे यूज़ नहीं करते, है ना, आगे पीछे करते हैं तो उसको प्रॉब्लम होती है, पहले करते हैं तो, या उसको यूज़ ही नहीं करते तो क्या होता है कि उसमें क्लाइंट जो है उसमें इंसाइट नहीं आ पाती। द प्रॉपर टाइमिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स ग्रेट क्लिनिकल स्किल, जो कि काउंसलर के पार्ट पे हम बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इफेक्टिव अप्रोच की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।